जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा 10वां अध्याय चल रहा है इकोनॉमिक्स का, कक्षा 12वीं का, और जिसके अंतर्गत हम समझ रहे हैं उत्पादन लागत एवं आगम। तो अभी आगम तक तो हम नहीं पहुंचे हैं, अभी किस पर हैं? उत्पादन लागत पर। तो उत्पादन लागत की जो अवधारणाएं हैं उन पर कल हम चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने कुल लागत को समझ लिया है, परिवर्तनशील लागत को समझ लिया है, स्थिर लागत को समझ लिया है। ये 3 कॉन्सेप्ट थे जिन पर कल हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने छोड़ दिया था कि अब बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगली क्लास में समझेंगे। तो आइए अब समझते हैं कुल लागत क्या होती है। एक निश्चित मात्रा किसी भी वस्तु के निर्माण की, या हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को प्राप्त करने में स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग में जितना खर्च होता है उसको हम कुल लागत बोलते हैं। और स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों कुल लागत से ही निकल के आती हैं, क्योंकि कुल लागत के अंतर्गत हम स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं, और दोनों साधनों के प्रयोग में जितना खर्च आता है वह हमारी कुल लागत होती है। जब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब स्थिर लागत का अलग से देखते हैं और परिवर्तनशील लागत का अलग से देखते हैं, तो फिर स्थिर साधनों पर जो खर्च होता है उसको स्थिर लागत कहते हैं, और परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्च होता है उसको परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट कल हमने समझ लिए। आइए आज हम समझेंगे औसत लागतें क्या होती हैं। औसत लागतें, सबसे पहले तो हम औसत का मतलब समझेंगे कि औसत लागतें होती क्या हैं। तो इस पर यदि हम बात करें, मान के चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण किस प्रकार का ले लें? हम मानते हैं कि एक दिन में 100 इकाइयों का उत्पादन हम करते हैं, किसी भी वस्तु का, जो भी वस्तु का हम निर्माण करते हैं 100 इकाइयों का उत्पादन उसका हो जाता है एक दिन में। और इन 100 इकाइयों के उत्पादन में जो कुल खर्च आता है, कुल खर्च मान लीजिए 500 रुपए का आता है। तो प्रत्येक इकाई के निर्माण में जितना खर्च आया है उसे हम बोलते हैं औसत लागत। तो ये किस प्रकार से निकालेंगे हम? जो खर्च हमारा है तो कुल खर्च में हम भाग दे देंगे कुल उत्पादित इकाइयों का। तो 500 हमारा कुल खर्च है और उत्पादित इकाइयां हैं हमारी 100। तो 100 का हम भाग दे देंगे किसमें? 500 में। तो कितना निकल के आ जाएगा? 5। यानी प्रति इकाई के निर्माण में, मतलब कि यदि हम एक दिन में 100 वस्तुएं बना रहे हैं तो एक वस्तु के निर्माण में कितना खर्च लग रहा है हमारा? 5 रुपए का। ये होती है औसत लागत। इतना समझ में आ गया? अब चलिए औसत लागत औसत लागत कितने प्रकार की होती है ये भी समझ लें। कल हमने 3 प्रकार समझे हुए, कितने? किसके? लागतों के। लागतों के जो 3 प्रकार हैं, जैसे कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, उन्हीं को अब हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें? औसत लागतों में। जो 3 लागतें कल हमने समझी हैं, तीनों लागतों को आज हम परिवर्तित कर देंगे किसमें? औसत लागतों में। तो ये क्या हो जाएंगी? फिर औसत लागत हो जाएगी। मतलब कि उनका औसत निकाल लेंगे। कल जो हमारी लागत निकल के आ रही थी उस लागत का हम क्या कर देंगे? औसत निकाल लेंगे। तो ये किस में बदल जाएंगी? फिर औसत लागतों में बदल जाएंगी। ये 3 प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार से लागत हमने पढ़ा हुआ था कि 3 प्रकार की लागत होती हैं, कुल लागत, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत, उसी प्रकार औसत लागतें भी 3 प्रकार की होती हैं, क्योंकि उन तीनों ही लागतों को हमें किस में परिवर्तित करना है? औसत में। चलिए, तो पहला है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत क्या होगी? जो स्थिर साधनों पर जो खर्च हुआ है, जो लागत आई है, जब हम उसका प्रति इकाई स्थिर लागत ज्ञात कर लेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? औसत स्थिर लागत में। इसी प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत कौन सी होगी? जब हम जो भी उत्पादन करते हैं और उसमें जो कुल खर्च आ रहा है किसका? परिवर्तनशील साधनों पर, मतलब प्रति इकाई परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्च है, जब हम उसे ज्ञात कर लेते हैं तो वो हो जाता है औसत परिवर्तनशील लागत। अब हम यदि कुल लागत जो हमें निकल के आती है, कुल लागत क्या होती है? स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत, दोनों का योग होती है। दोनों का योग कर लेंगे और प्रति इकाई जो हमारी लागत निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? औसत कुल लागत। इतना समझ में आ गया? तीनों कॉन्सेप्ट यही हैं। अब देखिए इनके फॉर्मूले दिए हुए, क्या करना है? जब हम औसत स्थिर लागत निकालेंगे तो क्या करेंगे? स्थिर साधनों पर जितनी लागत आई है उस लागत में जितना हमारा उत्पादन हुआ है उसका भाग दे देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी?
स्थिर औसत लागत या औसत स्थिर लागत निकल के आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा है, हमारा उत्पादन हुआ है कितना 100 इकाइयों का, कुल कितना है, कुल खर्च कितना निकल के आया, मतलब कि कुल लागत आई है 500 रुपए की। अब 500 रुपए में यहाँ पर कुछ स्थिर लागत भी है और कुछ परिवर्तनशील लागत भी है, दोनों साधनों की लागतें हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्थिर लागत जो है वो 300 रुपए है और परिवर्तनशील लागत 200 रुपए है, दोनों मिला के 500 कुल लागत हो गई है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, स्थिर लागत मान के चलिए 300 है और परिवर्तनशील लागत मान लेते हैं 200 है, और कुल लागत क्या होती है, दोनों का योग होती है, तो कुल लागत कितनी हो गई है 500। उत्पादन कितना हुआ है हमारा 100 इकाइयों का, यहाँ पर स्थिर लागत का निकालना है हमें, तो स्थिर लागत कितनी है 300। 300 का हम क्या दे देंगे, 300 तो हमारा उत्पादन हो गया। कुल लागत कितनी है, स्थिर लागत 300 की है और भाग दे देंगे हम 100 का, कितना आ जाएगा 3। प्रति इकाई स्थिर लागत कितनी आ गई है 3 रुपए। इसी प्रकार परिवर्तनशील लागत निकाल लेंगे। परिवर्तनशील लागत मान लीजिए 200 रुपए है। अब क्या करना है, 200 रुपए में हमें भाग दे देना है उत्पादित इकाइयों का, मतलब वस्तु की जो उत्पादन की मात्रा है उसका भाग दे देंगे। कितनी मात्रा है 100 इकाइयों की, 100 से 200 काट देंगे 200 रुपए। कितनी हमारी, अब देखिए यहाँ पर स्थिर लागत आ गई है 3 रुपए, कुल परिवर्तनशील लागत आ गई है या औसत परिवर्तनशील लागत आ गई है 2 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, कुल औसत लागत। कुल औसत लागत क्या होती है, जिसमें परिवर्तनशील लागत और औसत लागत दोनों का क्या होगा, योग होगा। तो दोनों का योग कितना हो रहा है हमारा 500, तो 500 में हमने भाग दे दिया, कुल लागत हो गई है हमारी 500, उत्पादन की मात्रा है 100, यहाँ 100 से हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 रुपए। अब देखिए कुल लागत हम यहाँ से इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि जो हमारी उत्पादन की मात्रा होगी, उत्पादन की संख्या होगी, कुल लागत में उसका भाग दे देंगे तो कुल औसत आ जाएगी, कुल औसत लागत निकल के आ जाएगी। इसके अलावा इस औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़कर भी हम औसत कुल लागत ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कुल लागत ज्ञात करते हैं, जिसमें हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें कुल लागत प्राप्त हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है जो हमने कल समझ लिया है। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जितना उत्पादन हुआ है, उत्पादन की मात्रा जो है, जो संख्याओं में होगी निश्चित है, उन संख्याओं का हम भाग दे देंगे किसमें, जो उन इकाइयों को उत्पादन करने में खर्च हुआ है। यदि स्थिर लागत का निकालना है हमें औसत, तो स्थिर साधनों पर जो खर्च हुआ है उसका भाग देंगे, और यदि परिवर्तनशील साधनों का निकालना है तो परिवर्तनशील साधनों में जितना खर्च हुआ है उसमें उत्पादन का भाग दे देंगे, और यदि कुल लागत का हमें औसत निकालना है तो कुल लागत का हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जितना भाई उत्पादन होगा उस उत्पादन का हम भाग कर देंगे किसमें, कुल लागत में, तो हमें औसत लागत निकल के आ जाएगी। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हमने कल टेबल बनाई थी उसी प्रकार से यहाँ बना लेते हैं। हमने क्या समझा था कल कि जब उत्पादन 0 हो, मतलब उत्पादन ना हो, उत्पादन बंद हो, तब भी क्या होता है, स्थिर लागतें जरूर रहती हैं, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। यदि उत्पादन बंद रहता है तो परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं और स्थिर लागतें लेकिन जो उत्पादक रहता है उसे वहन करनी पड़ती हैं। जैसे कि मकान का किराया हुआ, मशीनरी जो उसने खरीदी है, जो उसमें खर्च हो गया है, बिजली का बिल हो गया, ये तो उसमें आ रहा है। अब बिजली का बिल भी एक प्रकार से परिवर्तनशील रहता है। यदि वो लाइट पूरी बंद करके रहेगा तो उसको भी वहन नहीं करना है, वही परिवर्तनशील है। तो बिजली को अभी छोड़ दीजिए, हम भूमि और भवन का ही केवल किस में लेंगे, स्थिर में लेंगे। तो मान के चलिए जैसा कि इसमें हमारा कल कितना कर रहे थे हम, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये इसमें हमारा क्या आ रहा है, स्थिर साधनों पर खर्च आ रहा है, तो ये क्या हो गया है, स्थिर लागत हो गई है। अब स्थिर लागत 0 जब उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो परिवर्तनशील लागतें भी क्या होंगी, शून्य होंगी। तो कुल उत्पादन क्या रहता है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग रहता है। तो कुल लागत क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1000 हो जाएगी। ये हमने कल भी समझा था, वही का वही समझ लो। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा लगभग क्लियर हो गया है। अब हमें केवल समझना है ग्राफ पर किस प्रकार से व्यवहार करेगा वो समझ लेते हैं। चलिए उत्पादन की इकाइयाँ मान लेते हैं हम, यहाँ पर 100 कर दी हैं और
स्थिर लागत जो है वो भी यहाँ पर 1000 रहेंगी, लेकिन परिवर्तनशील लागत हम मान लेते हैं 2500 बढ़ जाती हैं, तो हमारा जो कुल उत्पादन है वो फिर योग हो जाएगा परिवर्तनशील लागत का और स्थिर लागत का, तो ये हो जाएगा कितना 3500। इसके बाद एक और उदाहरण ले, जैसे मान के चलिए 200 इकाइयों का उत्पादन होने लगा है, तो स्थिर लागत तो सेम रहेगी 1000 रुपये, लेकिन ये जो बढ़ जाएगी परिवर्तनशील लागत है ये बढ़ जाएगी, मान लीजिए 5000 रुपये हो जाती है, तो फिर कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 6000 रुपये। जब उत्पादन नहीं होगा तब परिवर्तनशील लागतें शून्य रहेंगी। और कल इनका जो ग्राफ पर व्यवहार था वो भी हमने समझ लिया था कि स्थिर लागत का तो एक पैरेलल बन जाता है एक्स के समान ग्राफ, और जो कुल लागत है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से स्थिर लागत का बिंदु रहता है, जहाँ पर समान रहती है, मतलब पहले बिंदु पर। और जो परिवर्तनशील लागतें हैं उसका ग्राफ कहाँ से शुरू किया था हमने, 0 से। अब देखिए, अब हमें क्या समझना है, औसत स्थिर लागत का ग्राफ किस प्रकार से व्यवहार करेगा। और यदि हम देखिए यहाँ पर औसत स्थिर लागत को देखें, जैसे यहाँ पर है स्टार्टिंग में, मान लीजिए यहाँ पर 1000 पॉइंट है, तो 1000 पहली इकाई पर हमारा कितना हो रहा है, 1000 पर ये पॉइंट आ रहा है स्थिर लागत का। अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालना है मतलब कि जो उत्पादित इकाइयां हैं उनका भाग देना है, यानी कि हम 1000 में 100 इकाइयों का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो ये फिर घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर 10 हो गया है, उसके बाद जब 200 का भाग देंगे तो और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और घट जाएगा। तो जो हमारा स्थिर ग्राफ बनेगा स्थिर लागत का, किसका, औसत स्थिर लागत का ग्राफ बनेगा, वो बाएं से दाईं तरफ नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा। ये कैसा हो गया है, औसत मतलब कि एवरेज, फिक्स मतलब कि स्थिर, और सी मतलब कि कॉस्ट। AFC ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम औसत परिवर्तनशील लागतों की यदि बात करें तो ये स्टार्टिंग में कैसी रहती हैं, शून्य रहती हैं। पहले कैसी रहेंगी, शून्य रहेंगी, मतलब कि यहाँ कहीं मान के चलिए। और जब हम इनका भाग देंगे, किसमें, 100 इकाइयों का भाग देंगे यहाँ पर, तो कितना निकल के आएगा, 25। तो ये लगभग इस प्रकार से निकल के आता है यू आकार का। स्टार्टिंग में ये थोड़ी अधिक रहती हैं, फिर थोड़ी समान हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें उत्पत्ति का ह्रास नियम लागू हो जाता है। जो पहले उत्पादन बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, समान हो जाता है, उसके बाद फिर घटने लगता है, तो लागतें बढ़ने लगती हैं। तो उत्पत्ति ह्रास नियम यहाँ पर लागू होगा, तो ये इस प्रकार से निकल के आएगा। इसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तनशील, औसत परिवर्तनशील लागतें। तो इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC। और इसी प्रकार से व्यवहार करेगा कौन सा, कुल औसत कुल लागत, ये भी इसी प्रकार से व्यवहार करेगा। तो इसको बोलते हैं TATC, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये ग्राफ पर इस प्रकार से तीनों व्यवहार करते हैं। इनका ग्राफ हम एक ही में दिखा रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं होना है किसी प्रकार से। हम एक ग्राफ पर एक ही दिखाएंगे, कौन सा, जैसे हमने पहले दिखा दिया स्थिर, औसत स्थिर लागत, क्या औसत स्थिर लागत का जो ग्राफ है उसको दिखा दिया है। तो उसका व्यवहार किस प्रकार का रहेगा, बाएं से ये बायां भाग है और ये दायां भाग है, दाईं तरफ झुका हुआ रहेगा। लेकिन ये जरूर याद रखना कि ये कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। जो स्थिर लागतें होती हैं वह उत्पादन की संख्या बढ़ने पर, उत्पादन की मात्रा जितनी अधिक बढ़ाते जाएंगे ये कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है तो स्थिर लागतें फिक्स हैं। यदि यहाँ पर उत्पादन मान लीजिए 900 इकाइयों का हो गया है, 900 इकाइयों का उत्पादन हो जाएगा, तो फिर भाग कितने का जाएगा, 1000 में भाग चला जाएगा 900 का, तो एक बार जाएगा और कुछ पॉइंट आएगा, तो भी ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, लेकिन कभी शून्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, घिरता हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद जो औसत परिवर्तनशील लागत का ग्राफ होगा ये किस प्रकार से होगा, ये यू आकार का बनेगा।
यू आकार का क्यों बनेगा, इसके कारण भी हम आगे विस्तार से समझेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें उत्पत्ति ह्रास नियम लग जाता है, इसलिए ये यू आकार का बन जाता है। और ठीक इसी प्रकार से औसत कुल लागत का, पहले देखिए ये नीचे की ओर गिरता है, फिर नीचे थोड़ा सा समान हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम उत्पादन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो हमें क्या होती हैं, बचतें प्राप्त होती हैं। बचतें प्राप्त होने से जो औसत लागत होती है वो कम होती जाती है। उसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम लग जाएगा तो हमने क्या पढ़ा हुआ है उत्पत्ति ह्रास नियम में, पहले जो उत्पादन होगा वह बढ़ती हुई दर से, उसके बाद फिर स्थिर हो जाएगा, उसके बाद जो प्राप्त होगा घटती हुई दर से होगा, मतलब कि कम होने लगेगा। तो यहाँ पर लागतें बढ़ानी पड़ेंगी। यदि उत्पत्ति हमें और अधिक संख्याओं की करनी है तो फिर लागत क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसीलिए एटीसी और एबीसी दोनों ही क्या होते हैं, यू आकार के दिखाई पड़ते हैं। इनका व्यवहार जो ग्राफ पर रहता है वह यू प्रकार का रहता है। जिस प्रकार से यू शेप रहता है अंग्रेजी अक्षर का, वही ये हमें दिखाई प्रतीत मालूम पड़ता है। चलिए इतना हो गया, ये इतना ही आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे आगे हम समझेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमें छूट गया है क्या, सीमांत लागत। सीमांत लागत और हमें समझना है तो वो हम कल कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम पहले परिवर्तनशील लागत और औसत जो स्थिर लागतें हैं, इन सभी में क्या करेंगे, एक अंतर करके देख लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न इस प्रकार का ही पूछ लिया जाता है कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों में अंतर बताइए। एक छोटा सा प्रश्न बनता है 2 मार्क्स का, इस पर भी हम कल की डेट में चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।